Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। भारतीय राजनीति से संबंधित हमारी चर्चा के श्रृंखला में अभी तक हमने अलग अलग कई विषयों पर बातचीत की है। हमने भारतीय संविधान के विभिन्न आयामों की चर्चा की है, भारतीय राजनीतिक दलों के बारे में हमारी विस्तृत चर्चा हुई है। आज मैं आपसे भारत में सामाजिक आंदोलनों के बारे में बातचीत करूंगा। मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि सामाजिक आंदोलनों में हम किन आंदोलनों को शामिल कर सकते हैं, भारत के संदर्भ में सामाजिक आंदोलनों का विश्लेषण किस तरीके से किया गया है, यानी कि अलग अलग विद्वानों ने इसे किस रूप में रखा है। मेरी एक कोशिश यह भी होगी कि मैं आपको यह बताऊं कि कुछ ऐसे सामाजिक आंदोलन जिन पर हम अलग से एपिसोड नहीं कर रहे हैं, वो किस प्रकृति के रहे हैं और उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आगे के एपिसोड्स में मैं आपसे किसान आंदोलन की बात करूंगा, ट्रेड यूनियन आंदोलन की बात करूंगा या महिला आंदोलन की बात करूंगा, पर शायद पर्यावरण पर हम अलग से विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। तो सामाजिक आंदोलनों की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि की पड़ताल करते हुए मेरी यह कोशिश होगी कि ऐसे आंदोलनों के बारे में आज की इस एपिसोड में मैं आपको एक समझ दे पाऊँ। आज की हमारी जो पूरी चर्चा है उसकी जो रूपरेखा है वो इस प्रकार से रहेगी कि सबसे पहले हम एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे, फिर घनश्याम शाह और उनके साथ एम.एस.ए. राव का जो विश्लेषण है, उनके पहले एम.एस.ए. राव और फिर घनश्याम शाह के विश्लेषण को सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश यह भी रहेगी कि जो गैर दलीय राजनीति या नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस, गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में रजनी कोठारी और दूसरे उनके साथ जुड़े विद्वानों ने जो सूत्रीकरण किया है उसकी एक समझ बनाएं और इनकी आलोचनाओं पर भी हमारा ध्यान रहेगा। और फिर दो अलग अलग तरीके की पहलू जो कि 1980 और 1990 के दशक में उभर कर सामने आए, एक तो है सहभागी प्रेक्षण का और यानी कि पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन का, और दूसरा जो है वो किस तरीके से जो दूसरे देशों में या वैश्विक स्तर पर आंदोलन चल रहे हैं उससे जुड़ाव कायम किया जाए। यह जो एक प्रवृत्ति सामाजिक आंदोलनों में उभर कर सामने आई है वह उससे जुड़ा हुआ है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इन सभी पहलुओं पर आपके सामने एक समझ प्रस्तुत कर सकूं। अगर हम अपने देश में सामाजिक आंदोलनों की बात करें तो यह बात बिल्कुल साफ तौर पर सामने आएगी कि हमारे देश में सामाजिक आंदोलनों की एक पुरानी परंपरा रही है। विशेष रूप से अगर हम औपनिवेशिक दौर से देखें तो हम यह देखेंगे कि कई ऐसे आंदोलन रहे हैं जो सीधे तौर पर राजनीति को पूरी तरीके से बदलने या राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने से जुड़े हुए नहीं रहे हैं, बल्कि उनका लक्ष्य एक सीमा तक समाज के किसी विशेष आयाम पर ध्यान देने का रहा है। हालांकि कुछ ऐसे आंदोलन भी रहे हैं जिनका लक्ष्य समाज में आमूलचूल या रैडिकल बदलाव का रहा है। लेकिन जो मुख्य बात हमें याद रखने की ज़रूरत है वह यह कि सामाजिक आंदोलनों की एक लंबी परंपरा रही है। राजनीतिक भागीदारी के औपचारिक संस्थागत दायरों से बाहर रहकर लंबे अरसे तक संगठित आंदोलनकारी गतिविधियां करने की राजनीतिक परंपरा की शुरुआत आज़ादी के पहले ही हो गई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में चला ब्राह्मण विरोधी आंदोलन और दीर्घकाल तक चलने वाले कई किसान आंदोलन इसके प्रमाण हैं। आज़ादी के तुरंत बाद जमीन पर अधिकार के लिए चलाया गया तेलंगाना का संघर्ष और 50 के दशक में भाषावार राज्यों की रचना के लिए चलाए गए संघर्ष भी सामाजिक आंदोलनों की श्रेणी में आते हैं। शुरुआत में भारतीय समाज वैज्ञानिकों का ज़्यादातर ध्यान औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं, चुनावी प्रतिनिधित्व, संघवाद और अंतर्राष्ट्रीय नीति से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को समझने पर ही था। यानी कि उन्होंने यह कोशिश की कि किस तरीके से जिसे हम औपचारिक संस्थात्मक राजनीति कह सकते हैं उसे समझा जाए। यानी कि चुनाव कैसे हो रहे हैं, संसद किस तरीके से काम कर रही है, संघवाद किस तरीके से काम कर रहा है, इन सभी पहलुओं के विश्लेषण पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था। लेकिन जो सामाजिक स्तर पर चीज़ें गतिशील थीं,
जो लोग खुद को संगठित करके कुछ खास मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते थे, उन्हें कैसे समझा जाए, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इतिहासकारों ने भी आज़ादी से पहले होने वाली समाज की सामूहिक राजनीतिक कार्रवाइयों को उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन की विभिन्न धाराओं की संज्ञा देकर अपना काम चला लिया था। भारत में सामाजिक आंदोलनों की परिघटना पहली बार 70 के दशक में रेखांकित की गई। अब यहाँ एम.एस.ए. राव के वर्गीकरण की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूँगा कि जिसे हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं उसका जुड़ाव भी राजनीति से होता है, और उसमें से कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही रैडिकल बदलाव समाज में लाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन खासतौर पे जो बाद के दशक में उभर कर सामने आए, उनमें खास मुद्दों पर ध्यान दिया गया, जिसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन हमें यह नहीं समझना है कि जो सामाजिक आंदोलन है उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस रूप में हम राजनीति को समझते हैं या जिस रूप में हमें राजनीति को समझना चाहिए वह जीवन के हर भाग से संबंधित है। तो अगर जाति के में जो अस्पृश्यता है या जाति व्यवस्था में जो असमानता है उसके खिलाफ कोई आंदोलन चलता है तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक बदलाव के लिए भी है। लेकिन जब हम राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों की श्रेणी की बात करते हैं तो मोटे तौर पर हमारे मन में यह तस्वीर होती है कि जो आंदोलन मुख्य रूप से राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने और उस कब्जे के माध्यम से चीज़ों को बदलने की बात करता है, उसे हम एक स्तर तक राजनीतिक आंदोलन की श्रेणी में रख देते हैं, और जिसमें सामाजिक स्तर के मुद्दों को उठाकर सामने लाने की बात कही जाती है उसे हम सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में रख देते हैं। हालांकि इस तरीके का विभाजन काफ़ी धुंधला होता है। कई सारे आंदोलन या जो राजनीति को बहुत व्यापक अर्थ में समझने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि हर एक आंदोलन अपने आप में राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन हम सामाजिक उसको शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो लोग गोलबंद होते हैं उन्हें वो एक खास सामाजिक मुद्दों के आधार पर अपने आप को एक दूसरे से जोड़ते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि कुछ सामाजिक जो मुद्दे हैं उन्हें वो सुलझाएं। वो मुद्दे समाज की कुरीतियों से जुड़े हो सकते हैं, वो मुद्दे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से संबंधित हो सकते हैं, और कई बार वो जो ज़मीन की असमानता है उससे भी संबंधित हो सकते हैं, और बाद में उनका स्वरूप काफ़ी बड़ा हो सकता है और उसमें वो इस लक्ष्य को भी शामिल कर सकते हैं जो कि राजनीतिक लक्ष्य है, और खुले तौर पर औपचारिक राजनीति का लक्ष्य हो जाता है कि हम देश की सत्ता पर अपना कब्जा करेंगे, जैसा कि नक्सलवादी समूहों ने किया। तो हमें इस महीन अंतर को ध्यान में रखना होगा। अगर हम एम.एस.ए. राव के वर्गीकरण की बात करें तो उन्होंने भारत के सामाजिक आंदोलनों को 4 भागों में बांटा था, और एम.एस.ए. राव का वर्गीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक तरीके से यह बताते हैं कि कैसे सामाजिक आंदोलन की जो विभिन्न धाराएं हैं उनमें अंतर भी होता है, और वो अंतर जो होता है वो उनकी प्रवृत्ति के आधार पर होता है। यानी कि हम सभी सामाजिक आंदोलनों को एक ही खाते में नहीं डाल सकते हैं कि हर आंदोलन एक जैसा है। तो उन्होंने ये कहा कि जो पहला आंदोलन जो उन्होंने एक पहली श्रेणी बनाई वह है पूरे समाज को बदल डालने वाले इच्छुक क्रांतिकारियों का आंदोलन, जिसमें उन्होंने नक्सलवाद को सम्मिलित किया था, और इसके बारे में कुछ मिनट पहले मैंने आपको बताया भी कि कैसे शुरुआत यह ज़मीन के मुद्दे से होता है ऐसे आंदोलनों का, और बाद में यह आंदोलन काफ़ी आगे बढ़ जाता है। आगे मैं थोड़े विस्तार में इस पर बात करूंगा, और कई अन्य एपिसोड्स में जब हम अलग अलग मुद्दों की चर्चा करेंगे तो नक्सलवाद के बारे में कुछ चर्चा जरूर आपके सामने आएगी। दूसरे तरह का आंदोलन राव के अनुसार सुधारवादी आंदोलन होता है, जैसे पिछड़े वर्गों की मुहिम होती है। इसमें हम उन मुहिमों को शामिल कर सकते हैं जिसमें कि एक पिछड़ी हुई जाति या एक वंचित समूह अपने हितों को पूरा करने की कोशिश करता है, जिसमें वो यह कोशिश करता है कि मिसाल के तौर पर सरकारी नौकरियों में उसकी जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़े, या वो यह कोशिश करता है कि उसके समाज के भीतर जो कुरीतियां हैं वो बाहर निकले समाज से, या जो दूसरी जाति के लोग हैं वो उसके साथ समानता का बर्ताव करें। तो ये एक तरीके से सुधारवादी आंदोलन होते हैं। और तीसरे स्तर पर कुछ सामाजिक समूहों द्वारा अपनी विमुक्ति के लिए चलाई गई रेडिकल मुहिमें होती हैं, और इसमें अगर कोई सामाजिक समूह बिल्कुल ही हाशिए पर पड़ा है,
समाज के द्वारा उसको बिल्कुल ही तिरस्कृत किया जा रहा है, तो वो कैसे अपने अधिकारों को पूरी व्यवस्था के भीतर हासिल करे या समाज में अपने लिए मान्यता हासिल करे, यह उससे संबंधित होता है। और चौथा जो MSA राव के अनुसार एक तरीके का सामाजिक आंदोलन होता है, वह सीमित परिवर्तन के लिए कुछ खास समूहों द्वारा चलाया जाने वाला वैकल्पिक आंदोलन होता है। और यह सीमित परिवर्तन पर्यावरण के आधार पर उसकी मांग की जा सकती है। शहरों में जो अलग अलग तरीके की प्रदूषण की समस्या है, उसके लिए जो समूह आंदोलन चलाते हैं, ऐसे आंदोलनों को इस श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। सामाजिक आंदोलन, अगर हम सामाजिक आंदोलनों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करते हैं, तो उसमें घनश्याम शाह का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण विद्वान के रूप में लिया जाता है। घनश्याम शाह ने भी आंदोलनों का वर्गीकरण किया। उन्होंने यह देखने पर जोर दिया कि कोई आंदोलन राजनीतिक प्रणाली में किस तरह का परिवर्तन चाहता है। 50 और 60 के दशक में अमेरिकी समाज वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने वाले सिद्धांतीकरण का इन अध्ययनों पर भी असर था, यानी कि घनश्याम शाह जैसे विद्वानों के अध्ययनों पर, और साथ में उनके प्रभाव से हटकर इन विद्वानों ने विश्लेषण करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर घनश्याम शाह ने 70 के दशक में गुजरात और बिहार में चले छात्र आंदोलनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इस अमेरिकी थीसिस को नकार दिया कि सामाजिक आंदोलन वंचित होने की स्थितियों से उपजते हैं। कुल मिलाकर भारतीय विद्वानों द्वारा विकसित किए गए संसाधनों की लामबंदी के सिद्धांत को खास तरजीह नहीं दी और सिर्फ उसी के आईने में भारतीय स्थितियों को देखने से इनकार कर दिया। यानी कि जो अमेरिकी विद्वान थे, उन्होंने रिसोर्सेज के लिए जो एक मोबिलाइजेशन होता है, जो अलग अलग समूह सक्रिय होते हैं, उसके संदर्भ में सामाजिक आंदोलनों को देखा था। लेकिन घनश्याम शाह जैसे विद्वानों ने इससे अलग हटकर अपनी बातों को रखा। और जैसे घनश्याम शाह छात्र आंदोलनों के संदर्भ में अध्ययन करते हुए यह बताते हैं कि इस तरीके के आंदोलन जो राजनीतिक शक्तियाँ चला रही थीं, उनकी वर्गीय पृष्ठभूमि को भी देखने की ज़रूरत है, और इस वर्गीय पृष्ठभूमि के कारण ही आंदोलनकारी कार्यक्रम और रणनीति को एक खास दिशा मिली। वर्ग और सामाजिक आंदोलनों की इस अन्योन्य क्रिया या एक आपसी लेन देन की प्रक्रिया ने आगे कई विश्लेषणों को प्रभावित करना जारी रखा। इस जगह भी भारतीय समाज वैज्ञानिक उस यूरोपीय थीसिस से अलग नज़र आते हैं जो आंद्रे ग्रोज, रुडोल्फ बाहरो और यूर्गन हेबरमास वगैरह ने 80 के दशक में सूत्रबद्ध की थी कि सामूहिक राजनीतिक कार्रवाई के लिए वर्ग की श्रेणी कारगर नहीं रह गई है। तो चाहे वो घनश्याम शाह का विश्लेषण हो या कुछ अन्य विद्वानों का, उसमें वर्ग की श्रेणी का प्रयोग किया गया कि जो एक राजनीतिक आंदोलन या सामाजिक आंदोलन जो एक संगठित हो रहा है, उस सामाजिक आंदोलन में किस वर्ग के लोग हिस्सा ले रहे हैं या वो किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण आधार हो जाता है किसी भी आंदोलन का विश्लेषण करने के संदर्भ में, उस आंदोलन को समझने के संदर्भ में। विद्वानों ने इस बात को भी रेखांकित किया, घनश्याम शाह इसमें सबसे प्रमुख थे, कि भारतीय परिस्थितियां यूरोप से बहुत अलग भी हैं और 70 के दशक में भारतीय समाज पर संस्थागत दायरों के बाहर अपनी दावेदारी पेश करने वाली राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो उभरकर सामने आईं। और ये जो राजनीतिक गतिविधियां उभरकर सामने आईं वो बिल्कुल ही यूरोप या पश्चिमी समाजों से अलग थीं, जहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल ही एक औपचारिक तरीके से काम कर रही थी। जो सामाजिक आंदोलन थे वो सामाजिक आंदोलन उस व्यवस्था के भीतर अपने लिए स्थान खोजने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन भारतीय संदर्भ में दिक्कत यह थी कि यहाँ जो राजनीतिक संस्थाएं थीं वो बहुत ही मजबूती के साथ स्थापित नहीं हुई थी। और नेहरू के बाद के दौर में और ख़ास तौर पे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो कई तरीके के संकट से यह व्यवस्था घिरती गई और इसके कारण से अलग तरह की राजनीतिक गतिविधियों का उभार हुआ। और इसमें कांग्रेस सरकार की विफलताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस की सरकार ना तो आर्थिक संकट से निपट पा रही थी और ना महंगाई रोक पाने में समर्थ थी, और भ्रष्टाचार पर भी वह लगाम नहीं लगा पा रही थी। इसके कारण से एक तरह का राजनीतिक असंतोष जो पैदा हुआ, उससे 7 तरह के आंदोलन आगे बढ़े या उन आंदोलनों को खाद पानी मिला।
अब यहाँ जो ये आंदोलन है, इसमें से कुछ आंदोलन 70 के दशक में आरंभ हुए और उसी दशक में उन आंदोलनों की एक तरीके से पूर्णाहुति हो गई। उनका जो भी लक्ष्य था उसमें सफल या विफल होते हुए वो खत्म हो गए। पर कुछ आंदोलन, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा, ऐसे रहे जिनका कि प्रभाव उसके बाद के दौर में भी कायम रहा, और अगर वो खुद आंदोलन अपने स्वरूप को, जिस स्वरूप में उनका उभार हुआ था, उसको वो कायम नहीं रख पाए, तो भी उनके द्वारा जिन प्रवृत्तियों को, जिन प्रश्नों को उठाया गया था या जिन प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया गया था, वो बाद के दौर में भी कायम रही। तो ऐसे जो 7 तरह के आंदोलन हैं उस पर हम एक नज़र डालेंगे। जो पहली प्रवृत्ति या पहले तरह का जो आंदोलन था वह गुजरात में चले नवनिर्माण आंदोलन और बिहार में चले संपूर्ण क्रांति आंदोलन के रूप में सामने आया था, और इस पर सर्वोदयी और समाजवादी विचार का मिला जुला प्रभाव था। छात्रों और युवाओं की यह स्वतंत्र गोलबंदी दक्षिणपंथी और मध्यवर्ती राजनीतिक दलों से अलग किस्म की थी। और यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे, क्योंकि हमने एक अलग अध्याय के रूप में आपातकाल का भी जिक्र किया है एक अलग एपिसोड में। तो उसमें आप ये बात आपको याद होगी, या एक बार फिर से आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं कि कैसे आपातकाल लगने के पहले के दौर में जो छात्र आंदोलन, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन या बाद में बिहार छात्र आंदोलन उभर कर सामने आया, उसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इन आंदोलनों के उभार में समाजवादी नेताओं की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाद में जयप्रकाश नारायण इसमें सम्मिलित हो गए थे, और ये जो गोलबंदी थी वो एक तरीके से पिछड़े जो समूह थे, उससे जो युवा कॉलेज में पहुंच रहे थे, उनके द्वारा की गई थी, या इसमें उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिहार आंदोलन के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव या फिर अन्य समाजवादी नेता इससे जुड़े हुए थे, जो बाद में बड़े समाजवादी नेता बने, देश के बड़े नेता बने। तो ये जो गोलबंदी थी वो काफ़ी हद तक विद्यार्थियों के मुद्दों से आरंभ हुई और बाद में उसका स्वरूप राजनीतिक बनता चला गया। तो एक सामाजिक आंदोलन हमेशा ही राजनीतिक आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ सकता है, और हम इनके बीच के संबंधों का जो उलझाव होता है उसको आगे एक आध और उदाहरणों से देखेंगे जब हम गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। जो दूसरी प्रवृत्ति या दूसरे तरीके का जो आंदोलन था वह जमींदारों और ठेकेदारों द्वारा शोषित और दमित आदिवासियों किसानों के बीच मार्क्सवादी लेनिनवादी विचार वाले वर्ग आधारित नक्सलवादी आंदोलन के रूप में सामने आया, और यह भारतीय राज्य को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा था। और अपने आरंभ, हालांकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो एक बंगाल के एक छोटे गांव से हुई, भूमि का मसला उससे जुड़ा हुआ था, गोलबंदी का आधार भी वही था, लेकिन जैसे जैसे यह आंदोलन फैला इसने भी एक राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू किया। और हमें यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि बंगाल, बिहार, आंध्र, केरल और महाराष्ट्र में फैली यह बगावत संगठित कम्युनिस्ट पार्टियों के सुविधाजनक वामपंथ का विकल्प देने का आग्रह भी कर रही थी। इसका मतलब यह था कि ये संसदीय राजनीति के रास्ते को बिल्कुल सही नहीं मान रहे थे इस आंदोलन से जुड़े हुए नेता, और जिसमें कि चारू मजुमदार और कई अन्य नेता सम्मिलित थे। और इनका ये कहना था कि अगर वास्तविक अर्थों में देश में बदलाव करना है तो हमें यह कोशिश करनी होगी कि भारतीय राज्य की प्रकृति बदले, और इसके लिए वो चुनावी राजनीति पर भरोसा नहीं करते थे। हालांकि हम यह देखेंगे कि 70 के दशक का आरंभ होते होते तक ये कई धड़ों में बढ़ जाते हैं, लेकिन इस आंदोलन ने या इस तरह की जो प्रवृत्ति थी उसने जिन मुद्दों को उठाया या जिस तरह की सोच को जन्म दिया वह आगे के दौर में भी कायम रही। तो अगर हम नक्सल मूवमेंट के इतिहास को देखें तो हम यह पाएंगे कि 70 के दशक के मध्य तक ये कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं, पर फिर से कुछ भाग जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और यह आंदोलन जो बंगाल से आरंभ हुआ था वो आंध्र प्रदेश, बिहार और देश के कुछ अन्य भागों में फैल जाता है। और बाद के दौर में भारतीय राज्य के सामने नक्सलवाद की समस्या हमेशा मौजूद रहती है, और कई बार ये कमज़ोर होते हैं, कई बार ये मजबूत होते हैं कुछ क्षेत्रों में। 90 के दशक में बिहार में काफ़ी लंबा संघर्ष चला
भूमिहीन किसानों और जमींदारों के बीच में, या भूमिपतियों, बड़े भूमिपतियों के बीच में। और ये जो इसके पीछे जो नक्सलवादी सोच के जो संगठन थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाद में 2004 में जो कुछ नक्सल ग्रुप थे उन्होंने आपस में मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का गठन किया। मैं सिर्फ कहना यह चाह रहा हूँ इस पूरे विवरण के दौरान के माध्यम से कि जिस प्रवृत्ति को जन्म इस तरीके के आंदोलन ने दिया, या जिस तरीके के मुद्दे इससे सामने आए, वह बाद के दौर में भी कायम रहे। तो ऐसा नहीं था कि यह सिर्फ 70 के दशक तक ही सीमित था, और यह बाद में भी हमारे सामने मौजूद है। तीसरी जो आंदोलनकारी प्रवृत्ति या तीसरे तरह का जो आंदोलन था वह महाराष्ट्र और तमिलनाडु में दलित पैंथरों के नेतृत्व में सामने आया, और इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रवर्तित विमर्श को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया, और उन्होंने वर्ग के बजाय जातिगत शोषण और दमन को केंद्र बनाकर जुझारू राजनीतिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और ये भी एक ऐसे सामाजिक आंदोलन के रूप में सामने आता है जो बाद में सत्ता की राजनीति की ओर भी आगे बढ़ा। सीधे तौर पर यह आंदोलन नहीं, लेकिन बाद में जो बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ 1984 में, जिसके बारे में एक पूरा एपिसोड मौजूद है इसी चर्चा के श्रृंखला में, तो उसको अगर आप सुनेंगे या बहुजन समाज पार्टी से किसी से जुड़े किसी पुस्तक को पढ़ेंगे या कांजीराम से जुड़ी किसी पुस्तक को पढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि 70 के दशक में धीरे धीरे करके कई सामाजिक स्तर के आंदोलनों या संगठनों के माध्यम से कांसीराम ने अपनी गोलबंदी शुरू की। और दलित पैंथर्स जो थे वो जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो जिसकी परिकल्पना अंबेडकर के विचारों में थी और जो बाद में कुछ भागों में बट गया और वो संसदीय राजनीति तक भी सीमित होने लगा, एक तरीके से उसका जो ढीलापन था उसकी एक प्रतिक्रिया के रूप में दलित पैंथर्स के उभार को हम रेखांकित कर सकते हैं, जिन्होंने बहुत ही रैडिकल तरीके से अंबेडकर के विचारों को सामने रखा। और इसके माध्यम से जो प्रवृत्ति उभर कर सामने आई, हम यह देख सकते हैं कि वह प्रवृत्ति बाद के दौर में भी आगे बढ़ी। जैसे कि मैंने देश के अन्य भागों में उदाहरण दिया कि वो कांसीराम के द्वारा बनाए गए संगठनों DS4 इत्यादि संगठनों के माध्यम से आगे बढ़ी। और यह विचार जो है वो आज भी, यानी कि जो मूल विचार है कि अंबेडकरवादी राजनीति के माध्यम से या अंबेडकर के सोच के माध्यम से जो देश में जातिगत विषमता है या जो जाति के आधार पर भेदभाव है उसको प्रश्नांकित किया जाना चाहिए। ये जो एक सोच है वो अभी भी मौजूद है, बल्कि इसे मजबूती ही मिली है और वो अलग अलग संगठनों के माध्यम से काम कर रहा है। सीधे तौर पर सिर्फ राजनीतिक दल के रूप में नहीं, हालांकि बाद में इसका एक बड़ा राजनीतिक दल के रूप में भी सामने आया, लेकिन यह प्रवृत्ति कई सामाजिक आंदोलनों के रूप में भी आगे बढ़ी है। और उसमें आप यह देखेंगे कि अलग अलग स्थानों पर जो अंबेडकर के लेखन के माध्यम से या उनके प्रतीक के माध्यम से जो वंचित समूह हैं, जो दलित समूह हैं, वो खुद को गोलबंद कर रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति 70 के दशक में सामने आई। चौथी प्रवृत्ति महिलाओं की जत्थेबंदियों की थी, जो अनुसंधान और सक्रियता के जरिए वर्ग और जेंडर का मुद्दा सामने रख रही थी। संयुक्त राष्ट्र ने 1976 से 1985 के बीच स्त्री दशक मनाने की घोषणा की थी, और भारत सरकार ने भी 1974 में भारत में स्त्रियों के हालात पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करने का मंसूबा बनाया था, जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे जब हम महिला आंदोलन का जिक्र करेंगे तो। लेकिन एक बार फिर से हम देखें कि यह प्रवृत्ति जो 70 के दशक में रेखांकित की गई एक आंदोलन के रूप में महिलाओं के बीच में जो मुद्दे उभर कर सामने आ रहे थे, और वो मुद्दे कई स्तरों के थे, यानी कि वो मुद्दे थे यौन उत्पीड़न से संबंधित, वो मुद्दे थे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व, जो प्रतिनिधित्व से जुड़े हुए निकाय हैं, मिसाल के तौर पर विधायिका राज्य स्तर की या संसद, इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम क्यों है, और महिलाओं से जुड़ी हुई जो अलग अलग तरह की अन्य समस्याएं थीं। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि महिलाओं की संख्या लगातार कम हो रही थी, और जो उनकी शिक्षा की स्थिति थी उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा था, और भी ऐसी कई समस्याएं जो कि महिलाओं के जीवन से जुड़ी हुई थी, उन पर बातचीत आरंभ हुई, उन पर लेखन आरंभ हुआ, और वो एक ऐसा मुद्दा था जो कि बाद के दौर में भी कायम रहा।
मिसाल के तौर पर हम ये देखेंगे कि अभी भी आज के दौर में भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर काफ़ी बातचीत होती रहती है, वाद विवाद चलते रहता है और महिला संगठन जो हैं वो इस बात पर जोर देती रहती हैं कि महिला आरक्षण यानी कि संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए जो 33% सीट हैं उनको आरक्षित करने की जो बात है वो पूरी हो। उसी तरीके से समान नागरिक संहिता का मुद्दा है जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में अभी भी कायम है। तो ये प्रवृत्ति जो है, हालांकि ऐसा नहीं था कि 70 के दशक में ही आरंभ हुई यह प्रवृत्ति, पहले भी इसकी एक जड़ों को हम तलाश सकते हैं। और यही बात अम्बेडकरवादी आंदोलन के बारे में भी सच है, क्योंकि अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में इस तरीके के आंदोलन को बढ़ावा देने की बात की। लेकिन एक खास दशक में इन्हें और ज़्यादा मजबूती मिली आज़ादी के बाद के दौर में, और उन्होंने इस आंदोलन के या इस तरीके की प्रवृत्तियों के उभार ने जिन पहलुओं को या जिन आयामों को सामने लाने की कोशिश की, उसके लिए आज भी संघर्ष या जद्दोजहद चल रहा है। ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। पांचवी प्रवृत्ति पर्यावरण के मुद्दे के इर्द गिर्द विकसित हो रही सक्रियता से संबंधित थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में चिपको आंदोलन फूट पड़ा और केरल शास्त्र साहित्य परिषद ने साइलेंट वैली में बांध बनाने के खिलाफ मुहिम शुरू की। पर्यावरण आंदोलन की इन अनूठी अभिव्यक्तियों ने प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण के सवाल उठाए जो वर्ग संघर्ष तक जाते थे। उन्होंने विकास के मौजूदा प्रारूप को प्रश्नांकित किया और पारिस्थितिकी व सामाजिक न्याय के पहलुओं पर जोर दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को चिपको आंदोलन के बारे में जानकारी होगी। लेकिन चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में आरंभ हुआ था और जिसमें कि महिलाएं और जो दूसरे ग्रामीण लोग थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे क्योंकि वो पेड़ों को काटने नहीं देना चाहते थे। तो ये जो एक आंदोलन की पूरी प्रवृत्ति थी वह चिपको आंदोलन उसमें एक सबसे बड़ा मील के पत्थर के रूप में माना जाता है। और बाद के दशक में इस तरीके के आंदोलनों की संख्या बढ़ती गई, इस तरह के आंदोलनों से संबंधित अध्ययन भी बढ़ते गए। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि और वह बात यह है कि अक्सर यह माना जाता है कि जो पर्यावरण आंदोलन विकसित हुए वो पर्यावरण आंदोलन मुख्य रूप से पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित हैं। लेकिन जैसा कि अमिताभ आविष्कर ने अपने लेखन में दिखाया है कि जो इस तरीके के आंदोलन थे उन आंदोलनों की बुनियाद में एक जीविका का मसला भी था, लाइवलीहुड का इशू भी था, चाहे वो चिपको आंदोलन हो, चाहे वो साइलेंट वैली का मसला हो, या बाद के दौर में जितने सारे आंदोलन उभर कर सामने आए अगर हम उनको देखें तो ये दोनों चीज़ें मिली हुई थी। अमिताभ आविष्कर यह कहती हैं कि अक्सर उसको शहरी मध्यम वर्गीय कार्यकर्ताओं ने एक रंग दे दिया एक ऐसे आंदोलन का जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ था, पर शायद स्थानीय लोगों के लिए वो जीविका का मसला ज़्यादा था। लेकिन अभी हम जिस मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं उसके संदर्भ में हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि जो पर्यावरणीय आंदोलन था जो 70 के दशक में बहुत ही मजबूती से उभर कर सामने आया और बाद के दशक में भी यह मौजूद रहा, वह एक ऐसा आंदोलन या उसने एक ऐसी प्रवृत्ति को जन्म दिया जो कि देश के विभिन्न भागों में आज भी अलग अलग आंदोलनों के रूप में मौजूद हैं। और जैसे मैंने एक पहले तथ्य की ओर आपका इशारा किया था कि इनमें से अधिकांश आंदोलनों की बात जिसके संदर्भ में हम 70 के दशक में बात कर रहे हैं उनकी एक बुनियाद हम या उनका एक विकास का शिरा हम अतीत में भी खोज सकते हैं। अतीत से मेरा मतलब है कि 4, 5, 6, 7, 8 दशक पहले भी हम देख सकते हैं कि किसी न किसी रूप में ये मुद्दे उभर कर सामने आ रहे थे, हालांकि नए संदर्भों में नए तेवर के साथ वो मुद्दे सामने आए। मिसाल के तौर पर बाद के अध्ययनों में यह बात सामने आई कि 20 के दशक में भी कई स्थानों पर जो संघर्ष चल रहे थे उसमें पर्यावरण का मुद्दा भी था। या अगर हम और गहराई से जाकर देखें तो जो संघर्ष आदिवासियों ने किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें हम यह नहीं कह सकते हैं कि पर्यावरण का मुद्दा बिल्कुल गायब था, क्योंकि अगर वो जो संघर्ष था उसके पीछे जो एक बुनियादी सोच थी वो ये थी कि स्थानीय लोगों का ही वहाँ के संसाधनों पर हक होना चाहिए और इन संसाधनों का बेमतलब का दोहन नहीं होना चाहिए अंग्रेज़ों के हितों को पूरा करने के लिए। तो वहाँ भी एक पर्यावरण का मुद्दा था। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे आंदोलन या जो सारी प्रवृत्तियाँ जिनकी हम 70 के दशक में बात कर रहे हैं
वो बिल्कुल ही एकदम नई थी, लेकिन यह बात ज़रूर है कि वो नए रूप में उभर कर सामने आईं और इनमें से अधिकांश ने ऐसी प्रवृत्तियों को जन्म दिया जो कि बाद में भी काफ़ी प्रासंगिक बनी रही हैं और यहाँ तक कि आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। छठी प्रवृत्ति आदिवासी राजनीतिक अस्मिता से संबंधित थी, जिसने अलग झारखंड प्रदेश बनाने की मांग बुलंद की और झारखंड आंदोलन के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ जानकारी ज़रूर होगी, लेकिन मैं बस यह बताना चाहूँगा कि झारखंड राज्य की मांग काफ़ी पुरानी थी और ये जो मांग थी वो औपनिवेशिक शासन के दौर में ही शुरू हो गई थी। 40 के दशक में बाकायदा एक झारखंड पार्टी का भी गठन किया गया था। 1939 में इनफैक्ट वो उसका एक गठन हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा उसके नेता थे और बार बार इस बात पर जोर दिया जाता था कि आदिवासियों के लिए एक अलग झारखंड राज्य बने, जिसमें कि मौजूदा झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश और इस तरीके के जो आदिवासी इलाके हैं आसपास के क्षेत्रों को, उनको मिलाकर एक राज्य बनाने की मांग की गई थी। लेकिन निश्चित रूप से ये एक अस्मिता की मांग थी और संसाधनों का उपयोग भी इससे जुड़ा हुआ था और यह 70 के दशक में और ज़्यादा ज़ोर शोर से सामने आया। ख़ासतौर पे यह वही दशक था जहाँ पर शिबू सोरेन का उभार होता है। इस दशक के आरंभ में ही जो जयपाल सिंह मुंडा हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है। तो ये जो एक गोलबंदी थी जो कि संस्थात्मक राजनीति से अलग हटकर थी, जो कि राज्यों की मांग के रूप में सामने आई, वह प्रवृत्ति भी 70 के दशक में हम देखते हैं। बाद के दशक में आगे चलकर 2000 में झारखंड प्रदेश का गठन होता है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि आदिवासी अस्मिता की राजनीति से संबंधित जो मुद्दा था वो खत्म हो गया। उस पर आज भी कई तरीके के आंदोलन चल रहे हैं, अलग अलग तरीके के कानूनों की मांग हो रही है, कुछ कानूनों में संशोधन करने की मांग हो रही है, कुछ कानूनों को निरस्त करने की मांग की जा रही है। तो ये आंदोलन अभी भी कायम है और हम यह भी देख सकते हैं कि दो तरह के आंदोलन कई बार मिल जाते हैं, यानी कि जो आदिवासी अस्मिता की बात है और जो नक्सलवादी आंदोलन की जो प्रवृत्ति है, कई स्थानों पर, बस्तर जैसे स्थानों पर एक दूसरे के साथ मिल भी जाती है। तो ये एक प्रवृत्ति थी जो कि उभर कर सामने आई। 70 के दशक में ही इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाने की घटना ने भी इन सामाजिक आंदोलनों को एक प्रतिरोधात्मक उछाल दिया। 1977 में आपातकाल के उठने यानी कि उसके खत्म होने और फिर कांग्रेस की चुनावी पराजय ने इन राजनीतिक गतिविधियों में जबरदस्त उत्साह का संचार किया। इसी प्रक्रिया के गर्व से 7वीं प्रवृत्ति ने जन्म लिया जो मानव अधिकार और नागरिक अधिकार आंदोलनों की थी। और ये जो आंदोलन थे, मानव अधिकार या लोकतांत्रिक अधिकार आंदोलन, जिसमें मुख्य रूप से PUCL पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ या PUDR पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, ये जो दो संगठन हैं और ऐसे ही कई अन्य संगठन अलग अलग राज्यों में बने, उनको एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और इसके पीछे जैसे मैंने आपको बताया जो आपातकाल का अनुभव था उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कई सारे लोगों ने, कई सारे एक्टिविस्टों ने महसूस किया कि जो राज्य की शक्ति है उसके खिलाफ नागरिकों की जागरूकता और राज्य की गलतियों को, जो लोकतंत्र का सिद्धांत है या जो हमारे संविधान की आत्मा है या संवैधानिक प्रावधान है, उसके माध्यम से लगातार दिखाना, संविधान के द्वारा जो साधन दिए गए हैं उनका लगातार प्रयोग करके नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो जिन्हें करने की ज़रूरत है। बस इस संदर्भ में हमें यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं था कि 70 के दशक के आखिर में या 1980 में ही ये प्रवृत्ति आई। इस प्रवृत्ति को भी हम अतीत में देख सकते हैं, अलग अलग रूपों में नागरिक अधिकारों की बात की जाती है। 30 के दशक में जवाहरलाल नेहरू ने इस पर काफ़ी जोर दिया। इसके पहले महात्मा गांधी और अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी थी वह भी नागरिक अधिकारों की लगातार बात करते रहे थे। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर में नागरिकों के अधिकारों, मानवाधिकारों की बात करना और उसे सुनिश्चित करने के लिए संगठन बनाते हुए जो राज्य की गलत कार्रवाइयाँ हैं उनका व्यवस्थित विरोध करना, ये जो प्रवृत्ति है वह एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में 1970 के दशक में के आखिर में आपातकाल लगने के बाद सामने आई। और हम यह देख सकते हैं कि वर्तमान समय में भी यह प्रवृत्ति मौजूद है। बहुत सारे जो नागरिक अधिकार संगठन हैं वो काम कर रहे हैं
और वो लगातार ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं जिस पर कई बार मीडिया का ध्यान नहीं जाता है, मुख्यधारा के राजनीतिक दल उस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो कई बार वोट की राजनीति से जुड़े नहीं होते हैं। मीडिया का ध्यान इसलिए नहीं जाता है कि ये घटनाएं इतनी बड़ी नहीं होती हैं तब तक जब तक कि बहुत सारे लोगों की हत्या ना हो जाए। लेकिन कई छोटी छोटी घटनाओं, चाहे वो कस्टोडियल वायलेंस की बात हो या फिर मजदूरों को सही रूप में वेतन ना देने की बात हो, इस पर ऐसे संगठनों ने लगातार काम किया है और वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी प्रवृत्ति है सामाजिक आंदोलनों के रूप में जो उभर कर सामने आई। और ये जो संगठन हैं वो अक्सर जो संविधान द्वारा प्रदत्त प्रक्रियाएं हैं उन्हीं का सहारा लेते हैं और कई बार ये छोटे छोटे धरने, प्रदर्शनों के माध्यम से या अपने लेखन के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे राज्य जो है उसकी गतिविधियां कई बार नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं और इस संदर्भ में राज्य को अपनी गतिविधियों को सीमित करने या ज़्यादा न्यायपूर्ण बनाने की ज़रूरत है। तो ये जो सामाजिक आंदोलन की विविध प्रकृतियां हैं उससे ये सब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हैं वो तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था की व्यापक राजनीतिक सांस्कृतिक आलोचना प्रस्तुत कर रही हैं। इनमें तरह तरह की विचारधाराएं, रणनीतियां और सांगठनिक रुझान डूब उतरा रहे थे। कई विवाद भी थे, हिंसा अहिंसा का विवाद भी था। मिसाल के तौर पर जो PUCL या PUDR जैसे संगठन हैं उनके भीतर ये मुद्दा जरूर रहा है कि क्या डेमोक्रेटिक राइट्स में हम हिंसक साधनों के इस्तेमाल के अधिकार को ही मान सकते हैं। PUDR के भीतर इस तरह का वाद विवाद चलते रहा है। संविधानोन्मुख, संविधानोन्मुख और रहने बनाम संविधानेतर हो जाने का विवाद भी होता है। क्रांतिकारी परिवर्तन बनाम तंत्र में सुधार तजवीज़ करने की बहस भी इसमें रही है। सो चुनाव राजनीति में भाग लेने या गैर चुनावी संगठन बने रहने के बारे में भी उहापोह रहा है। बहुत सारे ऐसे संगठनों में विकास योजनाओं को लागू करने में सरकार से सहयोग लेने या न लेने की भी दुविधा रही है। किसी एक समाज वैज्ञानिक सिद्धांत में इनका सूत्रीकरण एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से मानी जाती थी। यहाँ जो प्रमुख बात हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये कि ये जो कई तरह की प्रवृत्तियाँ जिनका कि मैंने जिक्र किया, जो एक अलग अलग सामाजिक आंदोलनों के रूप में थी, वो 70 के दशक में उत्पन्न हुई और जैसा मैंने आपको बताया कि उनमें से बहुत सारी अभी भी अलग अलग रूपों में मौजूद हैं। लेकिन 1980 के दशक में जो बदलाव हो रहे थे और जिस तरीके के सवाल कई सामाजिक संगठनों के सामने थे उसको कैसे सूत्रबद्ध किया जाए, यानी कि क्या आंदोलन के माध्यम से व्यापक राजनीतिक बदलाव हो सकता है, क्या ऐसे सामाजिक आंदोलनों को किसी दूसरे संगठन से पैसा लेना चाहिए या फंडिंग प्राप्त करनी चाहिए, क्या राजनीति से इनका सीधा जुड़ाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये ऐसे मुद्दे थे जिन पर सूत्रीकरण करने का काम करने में रजनी कोठारी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने गैर पार्टी राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत किया। और 80 के दशक में असल में अगर हम इसको थोड़े साफ तरीके से समझें कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे उभर कर सामने आई तो हमें यह बात हमारे सामने आएगी कि 80 के दशक में रजनी कोठारी और धीरू भाई सेठ ने जो पूरी बदलाव की प्रक्रिया चल रही थी सामाजिक आंदोलनों में उसको समझने के लिए गैर दलीय परिप्रेक्ष्य का सूत्रीकरण किया। रजनी कोठारी और धीरू भाई सेठ एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर CSDS में लोकायन की स्थापना की एवं एक परामर्शकारी समूह का गठन किया। रजनी कोठारी जैसा कि पीछे की कई चर्चाओं में यह बात आई होगी और आगे भी हम इसका जिक्र करेंगे कि वो भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण व्याख्याकारों में से एक रहे हैं और उन्होंने CSDS यानी कि सेंटर फॉर द स्टडीज़ ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी का गठन किया। रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट जैसी अवधारणाएं दी थी पहले, जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के कैसे काम करती है इसके बारे में एक समझ बनी, जिसका कि मैंने जिक्र किया है जब उस एपिसोड में जहां पर मैं कांग्रेस पार्टी की चर्चा कर रहा था। फिर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट की उन्होंने बात की। तो हमेशा ही एक ऐसे सिद्धांतकार के रूप में रहे जिन्होंने भारतीय राजनीति के विविध आयामों को समझने की कोशिश की। धीरू भाई सेठ या DL सेठ, धीरू भाई लाल सेठ इनका पूरा नाम था,
और इन्होंने भी अपने लेखन या अपने वक्तव्यों के माध्यम से भारतीय राजनीति की नवीन तरह की व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश की। जो चीज़ें ज़मीन पर चल रही थी उसको कैसे सूत्रबद्ध किया जाए, इस बारे में उन्होंने काम किया। और जो लोकायन था वो एक प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया CSDS में, और इसका मकसद यह था कि जो शिक्षाविद हैं या विभिन्न संघर्षों से जुड़े ज़मीनी कार्यकर्ता एवं नीति निर्माताएं हैं, उनके बीच में संवाद स्थापित किया जाए। इस संकल्पनात्मक विचार विमर्श ने भारत में चलने वाली राजनीतिक बहस में एक नवीन आयाम जोड़ा, और यहीं से रजनी कोठारी और धीरूभाई सेठ के चिंतन में गैर दलीय राजनीति के विचार ने एक व्यवस्थित स्वरूप ग्रहण किया। इन विद्वानों ने ऐसे आंदोलनों को नागरिक समाज के गैर संस्थागत दायरे में सक्रिय गैर पार्टी राजनीतिक संरचनाओं के रूप में देखा। इनका मानना था कि आपातकाल की पराजय और फिर जनता पार्टी शासन की विफलता ने चुनावी लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को हिला दिया है, और चुनावी राजनीति के साथ जुड़े भ्रष्टाचार और अनैतिकताओं से लोगों का मोह भंग हो गया है, जिसकी अभिव्यक्ति इन नई राजनीतिक संरचनाओं में हो रही है। ये जो नई राजनीतिक संरचनाएं थीं, उन राजनीतिक संरचनाओं के बारे में एक साफ समझ हमें रखनी होगी कि मुख्य रूप से ये मुद्दे ऐसे मुद्दे उठा रहे थे जो कि एक खास क्षेत्र को या एक खास तबके को प्रभावित कर रही थी। यानी कि अगर कहीं कोई ऐसा आंदोलन चल रहा है जो कि बांध के खिलाफ, बनने वाले बांध के खिलाफ है, और जिसका सीधे राजनीतिक दल से जुड़ाव नहीं है, तो उसे इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। कहीं मजदूरों के अधिकार के लिए कोई आंदोलन चल रहा है तो उसे इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। तो इस तरह की संरचनाएं इसमें शामिल की गई, और इसमें यह भी कहा गया कि राज्य की जो निरंकुश होने की प्रवृत्ति है उसे रोकने के लिए जो नागर समाज है या जो नागरिक समाज है, उसे इन जो राजनीतिक संरचनाएं हैं उनके माध्यम से एक तरीके की निगरानी करनी होगी। मैंने पहले भी इसी एपिसोड में आपको बताया है कि राजनीतिक और सामाजिक का जो द्वंद्व है, अगर हम सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन में अंतर करते हैं तो वो अंतर बहुत ही महीन है और सिर्फ व्याख्यात्मक समझ के लिए है, क्योंकि राजनीति की व्यापक समझ में हर एक पहलू, हर एक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के रूप में होता है। लेकिन जब कोई आंदोलन सीधे तौर पर सत्ता की राजनीति या सत्ता को अपने कब्जे में लेने से संबंधित नहीं होता है, तो उसको मोटे तौर पर कई बार नए सामाजिक आंदोलनों का दर्जा दिया गया। और यह कहने की, और यहाँ पर जो रजनी कोठारी और धीरूभाई सेठ हैं, उन्होंने उसको गैर दलीय राजनीतिक परंपरा, राजनीतिक संरचना के रूप में देखा। यानी कि उन्होंने इसे राजनीतिक माना, क्योंकि यह भी लोगों के अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे, राज्य की भूमिका को सीमित करने की बात कर रहे थे, या फिर ये इस बात से जुड़े हुए थे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हक जो है वो लोगों को दिलाए जाएं। तो ये राजनीतिक थे, लेकिन ये उनके हिसाब से दलीय राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे, तो उन्होंने इसको गैर दलीय, नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेसेस के रूप में या गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रियाओं के रूप में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। गैर दलीय राजनीति की संज्ञा का प्रयोग आमतौर पर उन सामाजिक आंदोलनों, मानवाधिकार संगठनों तथा स्वैच्छिक संगठनों के संदर्भ में किया जाता है जो जमीनी स्तर पर मानव अधिकार एवं पर्यावरणीय मुद्दों के साथ साथ शोषितों, वंचितों की समस्याओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति बने हुए हैं। गैर दलीय राजनीति की संकल्पना 80 के दशक में ज़्यादा ठोस रूप में सामने आई। इस दौरान कई तरह के जन आंदोलन उभरे जिन्होंने आम जनता के हितों की रोशनी में स्थापित राजनीतिक प्रक्रिया की खामियों को उजागर किया। साथ ही कई संगठनों ने औपचारिक राजनीतिक संरचनाओं के बाहर न केवल सार्वजनिक नीतियों के ऊपर आम लोगों के बीच में बहस का माहौल बनाया, बल्कि कई तरह के संरचनात्मक काम भी अपने हाथ में लिए। इस प्रकार गैर दलीय संकल्पना औपचारिक राजनीति की कमजोरियां उजागर करने वाले आंदोलनों और संरचनात्मक कामों में जुटे संगठनों के संदर्भ में प्रयुक्त हुई। एक बड़ी सैद्धांतिक परियोजना के तहत रजनी कोठारी, धीरूभाई सेठ एवं हर्ष सेठी ने गैर दलीय राजनीति की संकल्पना को सांस्थानिक राजनीति के विकल्प के रूप में देखा। गैर दलीय दृष्टिकोण के अनुसार संसद, न्यायपालिका, नौकरशाही जैसी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका में हाल के वर्षों में काफ़ी गिरावट आई है।
राज्य की संस्था लोक कल्याणकारी भूमिका के निष्पादन की क्षमता तेजी से खोती जा रही है। राजनीतिक गतिविधि को अंजाम देने वाले महत्वपूर्ण नेटवर्क कमजोर पड़ते जा रहे हैं तथा सांस्थानिक उन्नति की इस सिलसिले को थामने में भारत के राजनीतिक दल भी पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। इन आंदोलनों ने, अब यहाँ इस बिंदु पर आगे जाने से पहले मैं बस ये आपके सामने साफ करना चाहूँगा कि राजनीतिक दल किसी मुद्दे को तभी उठा रहे थे जब उससे उनको वोट मिलने की संभावना हो, और अगर कोई बड़ी परियोजना है, ये एक मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा जो काफ़ी हद तक आज के संदर्भ में भी सही है। एक बड़ी परियोजना है जो कि एक बहुत बड़े फर्म के द्वारा, बहुत बड़े कॉरपोरेट हाउस के द्वारा संचालित की जा रही है। उस बड़ी परियोजना को जब लागू किया गया ज़मीनी स्तर पर हिंदुस्तान के किसी भी भाग में, तो वहाँ पर यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति उभरती है कि जो लोग होते हैं वो उसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि ऐसी बड़ी परियोजनाएं अक्सर अब जो कॉरपोरेट हाउसेस होते हैं उनके फ़ायदे के लिए लाई जाती हैं और उससे स्थानीय लोगों के हकों को मारा जाता है या उनके हक की उपेक्षा की जाती है। तो जब ये विरोध शुरू होता है तो राजनीतिक दल तब तक उस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देते हैं जब तक उन्हें अगले चुनावों में हार का डर ना हो। यह भी हो सकता है कि राजनीतिक दल अगर ऐसे किसी कॉरपोरेट हाउस से चंदा ले लें तो वो ऐसे विरोध आंदोलनों को काफ़ी हद तक इलेजिटिमेट या अवैध करार देने की कोशिश करेंगे। तो ये जो राजनीति की जो पूरी प्रक्रिया है, गैर दलीय राजनीति ने उसकी बुनियाद पर ही सवाल किया और उसने ये कहा कि कैसे एक लोक कल्याणकारी राजनीति के बजाय जो राजनीतिक दल हैं वो सत्ता के राजनीति पर ध्यान दे रहे हैं और जो दूसरे गैर दलीय समूह हैं वो असल में यह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक ज़्यादा सशक्त वैकल्पिक आवाज़ बना जाए। तो ये जो आंदोलन थे उनकी खास बात यह है कि ये परंपरागत आंदोलनों की तरह किसी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं और ये आंदोलन अभी भी चल रहे हैं, 80 के दशक में भी थे, बल्कि इन्होंने कुछ नवीन किस्म के मुद्दों जैसे कि पर्यावरण, मानवाधिकार, महिला अधिकार, समलैंगिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, दलितों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज़, विकास परियोजनाओं से विस्थापन के प्रतिरोध, जन स्वास्थ्य, कुपोषण, वन एवं सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार आदि से संबंधित मुद्दों को उठाया है। और ये ऐसे मुद्दे हैं जो आमतौर पर कई बार जो मुख्य धारा के राजनीतिक दल हैं उनके एजेंडे से गायब रहते हैं। मैं यह नहीं कहूँगा कि हमेशा गायब रहते हैं, लेकिन उन पर ये बहुत ही गहराई से काम नहीं कर पाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संगठन उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जिन्हें पूरा करना राज्य का कर्तव्य है। मसलन इनके अधिकांश मुद्दे संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व से संबंधित होते हैं। रजनी कोठारी के अनुसार वामपंथ की मुख्य धारा से अलग काम कर रहे वाम संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित चिपको आंदोलन, छत्तीसगढ़ के खनिकों का संघर्ष, आंध्र के रैयत कुली संघों का आंदोलन, ग्रेनाइट के खनन और निर्यात के खिलाफ कर्नाटक के कनकपुरा में किसानों का सत्याग्रह और आदिवासियों के संघर्ष जैसे अनेक संगठन एवं आंदोलन हैं जिन्हें गैर दलीय राजनीति के खाके में रखा जा सकता है। ये तमाम लड़ाइयाँ आर्थिक एवं राजनीतिक मांगों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पारिस्थितिकीय, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक प्रश्नों को भी अपने दायरे में समेट ले रही हैं। संसदीय लोकतंत्र में किसी भी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक होता है कि उसे राजनीतिक अभिव्यक्ति प्रदान की जाए। यह काम राजनीतिक दलों का माना जाता है, लेकिन संस्थानिक अवनति के इस दौर में राजनीतिक दल भी पूरी तरह से विफल प्रतीत हो रहे थे और हम यह कह सकते हैं कि आज भी यही स्थिति है और जनता की समस्याओं का समाधान करने की बजाय वे चुनाव के समय वोट प्राप्त करने के लिए लोक लुभानवादी घोषणाओं का सहारा ले रहे थे या अभी भी ऐसा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में गरीबों एवं शोषितों की समस्याओं तथा मानव अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई आंदोलन एवं संगठन उभरकर सामने आए। उन्होंने जहां सरकार के साथ मिलकर विकास के लाभ आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया, वहीं कई संगठनों ने इन मुद्दों पर आंदोलन चलाए और इन्हें राजनीतिक अभिव्यक्ति प्रदान की। कोठारी और सेठ के इस विमर्श को देखकर लगता था कि सभी राजनीतिक सामाजिक आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन परिस्थिति इससे कहीं पेचीदा थी। पर्यावरण आंदोलन के साथ जुड़े कई संगठन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व के साथ अपनी निकटता का इस्तेमाल भी कर रहे थे। इसी तरह स्त्रियों का आंदोलन अपने हक में कानून बनाने के लिए सरकार को राजी करने में कामयाब हो गया
हालांकि ऐसे कानून के लिए समाज के धरातल पर कोई मांग नहीं हो रही थी। तो कई बार हम ये देख सकते हैं कि ये गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें जो समूह हैं वो लगातार एक संवाद की स्थिति में रहते हैं। कई बार जो इसकी आलोचना में हम देखेंगे कि ऐसे समूह भी राजनीतिक दलों के द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। इस पहलू पर जब हम गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रिया की आलोचना पे बात करेंगे तो थोड़े विस्तार में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह 70 के दशक में सामाजिक आंदोलन के रूप में पहचाने की प्रवृत्तियां बाद के दशकों में भी सक्रिय रहीं, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया, उसी तरह गैर दलीय प्रक्रिया के रूप में जिस प्रकार के आंदोलनों की शिनाख्त की गई वे बाद के दशकों में भी सामने आए और अभी भी ऐसे कई आंदोलन चल रहे हैं। मुख्य धारा की राजनीति या राजनीतिक दलों के साथ इनका जुड़ाव हमेशा ही विवाद का विषय रहा है और ये हम हर एक आंदोलन में ये इस तरह का डिलेमा देख सकते हैं। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है और उस समय एक ऐसी स्थिति भी आई जहां पर जो अन्ना हजारे थे वो नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी का गठन किया जाए, चुनावी राजनीति की ओर लोग बढ़ें, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके जो साथी थे उन्होंने फैसला किया कि वो अब राजनीतिक दल के रूप में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो एक डिलेमा रहता है वो हमेशा ही रहता है कि वो सीधे तौर पर खुद राजनीतिक दौड़ में शामिल हो जाएं या सामाजिक आंदोलन के रूप में या गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में राजनीति को प्रभावित करते रहें। अब अगर हम गैर दलीय राजनीति से संबंधित विवादों और आलोचनाओं की बात करें, एक पहलू की तो मैंने आपसे पहले ही बात कर ली कि राजनीतिक दलों से उनका जुड़ाव एक विवाद और आलोचना का विषय बना रहता है, लेकिन इसके अलावा भी जो गैर दलीय राजनीति प्रक्रिया का सैद्धांतिकरण है या ज़मीनी स्तर पर ऐसे संगठनों को जो काम है उनसे जुड़े हुए कई विवाद या कई आलोचनाएं सामने आती रही हैं। इन आंदोलनों के साथ कुछ ऐसी समस्याएं भी देखी गई हैं जिसकी वजह से गैर दलीय राजनीति की संकल्पना अपने आविर्भाव के समय से ही विवादों का सामना कर रही है। सबसे पहले तो वामपंथियों की आलोचनाएं हैं जिनकी मुख्य आपत्ति इस राजनीति को मिलने वाले धन को लेकर है। मार्क्सवादी नेता प्रकाश कारात ने कई संगठनों को मिलने वाले धन को लेकर आक्षेप लगाए हैं। उनके अनुसार गैर दलीय राजनीति जो होती है वह समाज के शोषित एवं वंचित लोगों को क्षणिक सुविधाएं दिलाकर उनके असंतोष को कम कर देती हैं, जिसके कारण गरीब जनता क्रांति के मार्ग से विमुख हो जाती है। करात के मुताबिक यह साम्राज्यवादी देशों द्वारा गरीबों को गुमराह करने का ही प्रयास है। इसके साथ दूसरी समस्या राजनीतिक दलों के साथ इनके संबंधों को लेकर उत्पन्न होती है, जिसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। किशन पटनायक और योगेंद्र यादव जिन्होंने इस पर काफ़ी सूत्रीकरण करने की कोशिश की कि गैर दलीय जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसका राजनीतिक दलों से क्या संबंध हो सकता है, उनका यह मानना है कि एक लोकतांत्रिक शासन में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उसका राजनीतिकरण आवश्यक होता है। यह कार्य चुनावी राजनीति एवं राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जा सकता है। अतः यह भी एक गंभीर सवाल है कि गैर दलीय राजनीतिक संरचनाएं राजनीतिक दलों के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित करें। वह संबंध संवाद का हो सकता है। हम कई तरह के गैर राजनीतिक समूहों को देख सकते हैं जिन्होंने सरकार के साथ संवाद किया और संवाद उन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं होता है। कई बार जो गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़े समूह होते हैं उनकी शिकायत होती है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई प्रस्ताव नहीं दिया जा रहा है कि वो बातचीत करें। किसान आंदोलन जो कि पिछले 1 साल तक चला उसमें यह मुद्दा बार बार सामने आया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो पूरा अनुभव था उसमें भी एक लंबे समय तक किस तरीके का लोकपाल कानून बनना चाहिए उसमें अन्ना हजारे की टीम और जो यूपीए की सरकार थी उसके बीच में बातचीत हुई, हालांकि वो टूट गई। किसान आंदोलन में भी बातचीत होती रही। तो ये एक तरीका है जहां पर सीधे तौर पर जो सामाजिक आंदोलन के समूह हैं जो कुछ मांगों को रख रहे हैं वो सरकार से बातचीत करें। दूसरा तरीका यह है कि वो खुद राजनीतिक दल गठित करें या खुद को एक राजनीतिक दल से जोड़ लें और उसके माध्यम से जिस तरीके के बदलाव की परिकल्पना वो कर रहे हैं उन बदलावों को लागू करें, जैसा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने आम आदमी पार्टी को बनाकर किया। खैर, गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रिया की तीसरी समस्या यह है कि ये आंदोलन छोटे छोटे स्थानीय किस्म के मुद्दों पर आधारित होते हैं। इस वजह से जैसे ही संबंधित मांगें पूरी हो जाती हैं या मुद्दे अप्रासंगिक हो जाते हैं, आंदोलन भी समाप्त हो जाते हैं और यह हम देश के विभिन्न भागों में चलने वाले कई आंदोलनों के बारे में कह सकते हैं।
इसलिए इसे और अधिक स्थायी बनाने के लिए एक आंदोलन को दूसरे आंदोलन से जोड़ने की ज़रूरत है। हालांकि इस तरह की कोशिशें की जाती हैं और इस तरह की कोशिशें एक साझा मंच के रूप में सामने भी आती हैं, लेकिन हम ये बहुत ही प्रासंगिक साबित हो पाई हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर वन अधिकार कानून जब बन रहा था तो उस समय डिग्निटी सर्वाइवल फॉर डिग्निटी करके एक संगठन बना था और उसमें जो पूरा संगठन था वो वन अधिकार कानून को पारित कराने के लिए था। वन अधिकार कानून पारित हो गया और उसके बाद वह संगठन काफ़ी हद तक अप्रासंगिक हो गया। जहाँ तक गैर सरकारी संगठनों को होने वाली फंडिंग की बात है तो इस समस्या की ओर रजनी कोठारी ने भी ध्यान आकर्षित किया है और इसी वजह से उन्होंने पैसा उगाही करने वाले ऐसे संगठनों को गैर दलीय राजनीति के परिधि से अलग रखकर देखा है। गेल ऑमवेट ने भी अपनी रचना री इन्वेंटिंग रेवोल्यूशन में सामाजिक आंदोलनों की पड़ताल की है। हालांकि गेल प्रशिक्षण से मार्क्सवादी थीं, पर उन्हें लगता था कि सामाजिक आंदोलन में सक्रिय शक्तियां विद्वानों द्वारा किए गए वर्गीकरण किसी को पर्यावरणवादी या किसी को नारीवादी की श्रेणी में फिट करके देखने के प्रति ये जो पूरी प्रवृत्ति है वो उसको सही नहीं मानती, वो उसके प्रति असहज है। अपनी इस रचना में उन्होंने वर्ग, जाति, जेंडर और पर्यावरण के सवाल के बीच संबंधों की अधिक बारीक व्याख्या करने पर जोर दिया। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि हम जो पर्यावरण के लिए आंदोलन है उसको पूरी तरीके से नारीवादी आंदोलन से अलग नहीं कर सकते हैं, और भी कई पहलू इसमें जुड़े हुए थे। एक सहभागी प्रेक्षण की प्रवृत्ति सामने आई। रामचंद्र गुहा ने चिपको आंदोलन का अध्ययन द अनक्वाइट वुड्स में पेश किया, जो फील्ड वर्क के माध्यम से सहभागी प्रेक्षण का उदाहरण था। सहभागी प्रेक्षण की इस तकनीक का एक लाभ यह हुआ कि विद्वानगण आंदोलन की प्रस्तुत आत्मछवि से परे जाकर उसके भीतर झांक पाने में समर्थ हुए। वे यह दिखा पाएँ कि आंदोलन का कार्यकर्ताओं और नेताओं से किस तरह का संबंध है और एकीकृत लगने वाले आंदोलन में विरोधाभास और अंतर्विरोध कैसे काम कर रहे हैं। यानी कि वो ज़्यादा गहराई में जाकर इसकी विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर पाएँ। अमिताभ आविष्कर का नर्मदा बचाओ आंदोलन का अध्ययन इसी तरीके का एक अध्ययन माना जा सकता है, जो कि उनकी पुस्तक इन द वैली ऑफ द रिवर के रूप में सामने आया। 90 के दशक में एक खास तरह की विशिष्टता और उसके बाद के दौर में भी सामने आई, और वह यह थी कि भारतीय जो सामाजिक आंदोलन थे वे ग्लोबल नेटवर्कों और गठबंधनों के साथ जुड़ने लगे। दलित संगठनों ने नस्लवाद विरोधी आंदोलन के साथ सूत्र बना लिए। पर्यावरण के आंदोलन न्यू लिबरल भूमंडलीकरण के विरोध करने वाली मुहिमों के साथ जुड़ गईं। आदिवासी अधिकारों की मांग बुलंद करने वाले आंदोलनों ने इंडिजिनस पीपल या मूल निवासी या देशज लोगों की अंतर्राष्ट्रीय मुहिमों का पल्ला थाम लिया। इसी के साथ 90 के दशक में देसी विदेशी पूंजी से चलने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ की परिघटना ने भी सामाजिक आंदोलन पर गहरा असर डाला है। आज एनजीओ, वर्ल्ड सोशल फोरम जैसे मंच और सामाजिक आंदोलनों के बीच परस्पर व्यापी संबंध है, जिसका विश्लेषण और सूत्रीकरण किया जाना बाकी है। निष्कर्ष के रूप में मैं यह कहूँगा कि भारतीय संदर्भ में सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन जो है मुख्य रूप से 70 के दशक में आरंभ हुआ, और वह किस रूप में आया उसकी मैंने आपके सामने एक व्याख्या प्रस्तुत की। हर दशक एक अध्ययन की इस अध्ययन में कुछ नई तरह की विशिष्टताओं को सामने लेकर आया और विद्वानों द्वारा इनका सूत्रीकरण करने का प्रयास किया गया। पुराने दशक की प्रवृत्तियां नए दशक में भी मौजूद रहीं। इन अध्ययनों की ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता है ताकि नई प्रवृत्तियों की समझ बने और उन आयामों को भी विश्लेषण में सम्मिलित किया जाए जो विश्लेषण के बाहर छूट गए हैं। मुझे ये उम्मीद है कि हमारे आज की इस पूरी चर्चा में आप सामाजिक आंदोलनों के अर्थ, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के आपसी जुड़ाव और उनके अंतर और विभिन्न तरह के सामाजिक आंदोलनों के स्वरूप को समझ पाए होंगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि मैं आपको मौजूदा समय में जो सामाजिक आंदोलन हैं और जो राजनीतिक दलों से उनके जुड़ाव की जो पूरी दुविधा है उसकी एक समझ दे पाया होऊंगा। अगले एपिसोड्स में हम अलग अलग तरीके के सामाजिक आंदोलनों के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें कि किसान आंदोलन, ट्रेड यूनियन आंदोलन और महिला आंदोलन सर्वप्रमुख हैं। तो आज के इस एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म करता हूं और अगले एपिसोड में हम भारतीय राजनीति से जुड़े एक अन्य पहलू की विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।